अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आपको ये पता है कि आपकी तमाम क्लासेस अब ऑनलाइन हुआ करेंगी, तो हमें अब इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अब अपने कोर्स को कंप्लीट करना होगा। बस छोटी सी चीज़ आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आपने अभी जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है ग्लोबली, सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी की नहीं है, हमारी सिटी की नहीं है, हमारे मुल्क की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की है। तो ये इम्तहानात हैं इंसानों के लिए और इससे इंसानों को सीखना चाहिए। तो हमने भी इस चीज़ से घबराना नहीं है। और मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स मिले थे कि वो ई लर्निंग को इतना प्रमोट नहीं कर रहे और वो शायद पढ़ना नहीं चाह रहे ई लर्निंग के तरीके से। तो मेरी आप सबसे यही एक सजेशन है कि 2020 के अंदर हम हैं और हम हाई टेक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ पढ़ रहे हैं। तो अगर हम ई लर्निंग को नहीं समझ पा रहे हैं और अगर हम ई लर्निंग से घबरा रहे हैं, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारी एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और एजुकेशन का जो एक मयार है वो कहाँ पर है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। ये टीचर्स के लिए भी सिस्टम नया है, ऑनलाइन पढ़ाना स्टूडेंट्स के लिए भी नया है। टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीके यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह आप लोगों को भी मेहनत करनी होगी। कुछ चीज़ों के अंदर ज़ाहिर है टीचर्स लीनियंसी दे रहे होंगे आपको। ज़ाहिर है टाइम जो है वो बड़ा इसके अंदर क्रिटिकल हो जाता है। बाज़ औक़ात कि किसी के घर लाइट नहीं है, किसी का नेट नहीं सही वर्क कर रहा। तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं अपने लेक्चर सारे रिकॉर्ड करके ऑनलाइन जो गूगल क्लासरूम का लिंक बनाया है उसी पे रखूँगा। तो सारी डिस्कशन, सारी चीज़ें अब गूगल क्लासरूम से ही ऑपरेट होंगी। वही प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यूज़ करूँगा। तो मेक श्योर आप लोग उसको अच्छे तरीके से बार बार चेक करते रहें। मेरी कोशिश ये होगी कि वीक के जो 2 लेक्चर्स हैं हमारे, उसको मैं एक ही लॉन्ग लेक्चर बना के अपलोड कर दिया करूं। उसी के एंड में एक असाइनमेंट होगा और आपके पास 1 हफ़्ते का टाइम होगा। आपने नेक्स्ट क्लास से पहले वो असाइनमेंट मुझे ऑनलाइन सबमिट करवाना होगा। उसका तरीका भी मैं एंड ऑफ दिस लेक्चर सारा एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को कि वो असाइनमेंट्स वगैरह आप कैसे सबमिट करेंगे, क्विज़ आपका कैसे होगा। लेकिन आप लोगों ने मोटिवेटेड रहना है। ये भी एक लर्निंग का तरीका है और अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इंशाल्लाह हम सब लोगों के लिए कि मुश्किल हालात में भी हमने अपनी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी, ना कि सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के हम बैठ गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्योंकि ये लेक्चर्स मेरे रिकॉर्डेड हैं और ज़ाहिर है जब आप लेक्चर सुन रहे होते तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हों, तो उसके लिए आपके जहन में क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए मैं हफ्ते में एक स्लॉट ऐसी रखूँगा जिसमें मैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन लूँगा। उसमें मैं कोई लेक्चर नहीं दूँगा, बल्कि जो पिछले लेक्चर्स गुजरे हुए होंगे उसकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवालात हो, तो आप मुझसे उस लाइव Q&A सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, वो मैं कोशिश करूँगा 2-2.5 घंटे का सेशन हो, ताकि कोई बंदा अगर किसी वक्त बिज़ी है तो वो बाद में ज्वाइन कर ले, लेकिन 2-2.5 घंटे की स्लॉट के अंदर ही वो ऑनलाइन आके मुझसे क्वेश्चंस वगैरह जो भी कोर्स से रिलेटेड है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने काउंटर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। अब मुझे सही याद नहीं है कि मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया था या बिल्कुल स्टार्ट किया था। तो आज हमें काउंटर्स के टॉपिक से ही स्टार्ट करना है। तो हमारा टॉपिक है PLC का काउंटर्स। ओके, अच्छा, हार्डवेयर वाइज काउंटर एंड टाइमर इट इज़ द सेम थिंग, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। द ओनली डिफरेंस इज़ कि हमारे पास जो काउंटर का रजिस्टर होता है, लेट्स से हमारे पास 16 बिट का रजिस्टर है, तो दैट मीन्स कि इट कैन होल्ड अ वैल्यू 0, इट कैन होल्ड अ वैल्यू 1,
and the maximum value this 16-bit register can hold is 65535. ठीक है, this is the maximum value which this register can hold. तो इस रजिस्टर को हम एक क्लॉक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, और जब भी एक क्लॉक सिग्नल आता है, जब भी एक क्लॉक सिग्नल आएगा, जब भी एक राइजिंग एज आएगी, इस राइजिंग एज के ऊपर ये रजिस्टर अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेगा. टाइमर के केस में क्या था, बिल्कुल सिमिलर यही आर्किटेक्चर था, सिवाय इसके कि ये जो क्लॉक साइकिल आ रही थी, ये जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी आ रही थी, ये एक फिक्स्ड क्लॉक सोर्स से थी. और इस केस के अंदर ये एक ऐसी क्लॉक सोर्स है जो कि अपना टाइम चेंज भी कर सकती है. काउंटर के केस में एक के बाद दूसरी क्लॉक कितनी देर में आई, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट ये है कि टोटल कितनी क्लॉक्स आ चुकी हैं हमारे पास, तो वो काउंट करता है. ठीक है, तो दिस इज़ द प्राइमरी डिफरेंस कि जो क्लॉक साइकिल है वो कहाँ से आ रही है. अगर कोई फिक्स क्लॉक सोर्स से आ रही है तो ऑब्वियसली वो टाइमर की एप्लीकेशन है. जैसे मिसाल के तौर पर ये रिस्ट वॉच है. ठीक है, इस रिस्ट वॉच के अंदर भी एक हार्डवेयर लगा हुआ है जो कि काउंट करता है कि इतने क्लॉक साइकिल्स आ गई हैं, तो दैट मीन्स कि 1 सेकंड हो गया. तो ये टाइमर की एप्लीकेशन, इट इज़ नॉट द काउंटर एप्लीकेशन. काउंटर क्या है, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह होती है, तो हम जैसे जैसे एक क्लॉक सिग्नल प्रोड्यूस करते चले जाते हैं, उसके अंदर वो इंक्रीमेंट कर रहा होता है. तो एक के बाद दूसरा क्लॉक कितनी देर में आया वो ये नहीं बताता, वो ये बताता है कि दूसरा आ चुका है, तीसरा आ चुका है. लेकिन इस केस में ये बताता है कि कितनी देर में आया, उसके बाद वो एक नए सेकंड को, या मतलब एक सेकंड को वो इंक्रीमेंट कर देता है. ठीक है, तो ये टाइमर एंड काउंटर हार्डवेयर के एतबार से इट इज़ द सेम थिंग. सो कमिंग बैक, हमारे पास क्या कहते हैं, एक रजिस्टर है. जस्ट अ मिनट. यस, हमारे पास एक रजिस्टर है जो एक क्लॉक साइकिल से कनेक्ट हुआ है, एंड इट कैन होल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 65535. अब इसके बाद चूँकि ये वैल्यू 65536 इसमें होल्ड नहीं कर सकता, लिहाजा ये वैल्यू दोबारा अपने आप को रीसेट करेगा एंड इट विल गो टू 0. अब हमें समझना है कि PLCs के अंदर काउंटर्स किस तरह वर्क करते हैं. PLC में आपके पास 16 बिट के काउंटर्स हैं. PLC में काउंटर यूज़ करने के लिए आपको काउंटर का एक ब्लॉक चाहिए होता है. In Delta PLCs it is represented by CNT. CNT stands for counter. C0. और इसके बाद हम यहाँ पर एक सेट वैल्यू देते हैं. ये जो यहाँ पर रखी है, दिस इज सेट वैल्यू ऑफ काउंटर. और ये जो हमने C0 लिखा है, दिस इज बेसिकली दी काउंटर नंबर. काउंटर नंबर, यहाँ पर C0 काउंटर नंबर है और K10 जो है वो हमारे पास सेट वैल्यू है. ठीक, याद रहे कि ये 16 बिट का काउंटर है. दैट मीन्स कि जब भी इस इनेबल के सिग्नल के ऊपर एक क्लॉक पल्स आएगी, किसी भी एक सोर्स से हो सकती है, क्लॉक पल्स आएगी, ये काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा. तो काउंटर की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 0 से 1 हो जाएगी, दोबारा क्लॉक साइकिल आएगी तो 1 से 2 हो जाएगी एंड सो ऑन. जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू काउंटर की सेट वैल्यू के इक्वल होगी, काउंटर अपने C0 से रिलेटेड तमाम कॉन्टैक्ट्स को ऑन कर देगा. ऑन का मतलब क्या है, जो नॉर्मली ओपन है वो क्लोज हो जाएगा, जो नॉर्मली क्लोज है वो ओपन हो जाएगा. यहाँ देखें, दिस इज C0 एंड इट इज़ कनेक्टेड टू एन आउटपुट Y0. अब इसको टाइमिंग डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या बात बनी. हमारे पास एक इनपुट X0 और इसके ऊपर क्लॉक सिग्नल आ रहा है.
सो ठीक। और ये काउंटर की वैल्यू है, काउंटर की प्रेजेंट वैल्यू PV ऑफ काउंटर C0। तो जैसे पहली क्लॉक पल्स आती है इस पॉइंट के ऊपर काउंटर की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाती है। अब वो पहले 0 था, अब वो 1 हो गया। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल आता है, राइजिंग एज आती है, वो उसकी वैल्यू दोबारा बढ़ जाती है, 1 से 2 हो जाती है। नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल के ऊपर ये 3 हो जाएगी एंड सो ऑन, ये बढ़ती चली जाएगी जब तक ये प्रेजेंट वैल्यू काउंटर की जो यहाँ पर फिक्स्ड एक सेट वैल्यू दी हुई इसके इक्वल नहीं हो जाती। अपनी एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं K5, ये मैंने चेंज करके K5 लिखा है। दैट मीन्स कि जैसे ही 5 वैल्यू होगी इस पॉइंट के ऊपर काउंटर की वैल्यू 5 के इक्वल हो चुकी है। ठीक है, वो कैसे? यहाँ पर 0 थी काउंटर की वैल्यू जब हमने PLC को रन किया, पहली क्लॉक पल्स आई तो 1, सेकंड पे 2, 3, 4, 5 के ऊपर ये ऑन हो गया। दैट मीन्स कि जो सेट वैल्यू 5 है, नाउ इट इज़ इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू 5 ऑफ द काउंटर। इन दिस केस when PV is equal to SV, C0 जो है वो हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में C0 क्या है? Y0 के साथ सीरीज़ में है, तो दैट मीन्स कि ये क्लोज हो जाएगा और Y0 को ओपन कर देगा। तो हमें वो यहाँ पर बनाना होगा कि हमारा जो Y0 है वो किस पॉइंट के ऊपर ऑन हुए, जब 5th क्लॉक पल्स आई थी और काउंटर ऑन हो गया, एंड इट विल रिमेन ऑन। इस पॉइंट के ऊपर Y0 अब ऑन रहेगा, वो अपने आप को क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ द काउंटर वर्क्स इन द डेल्टा PLCs। ठीक है, अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि 5th क्लॉक पल्स के बाद 6th क्लॉक पल्स भी आई है यहाँ, लेकिन काउंटर की वैल्यू जो 5 हो गई थी एक दफ़ा, अब वो मज़ीद इंक्रीमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब PV इक्वल्स टू SV हो जाता है तो काउंटर अपनी वैल्यू रिटेन करता है। ठीक है, ये वैल्यू 5 ही रहेगी, ये 5 वैल्यू 6 या 7 पर नहीं जाएगी, चाहे क्लॉक पल्सेस इनपुट के ऊपर आती रहे। ठीक है, तो ये हमारी एग्जांपल है काउंटर की। एक और एग्जांपल देखते हैं काउंटर से रिलेटेड। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास मैक्सिमम जो PV की वैल्यू जो हम सेट कर सकते हैं इस काउंटर में, 16 बिट के काउंटर में, वो 65535। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसको देखते हैं। एग्जांपल, दिस इज X0। दो आउटपुट्स हैं आपके पास, एक Y0 एक Y1। और ये सिंक्रोनाइजिंग के लिए सिग्नल्स बना दें। तो दैट मीन्स 4th क्लॉक साइकिल के ऊपर Y0 जो पहले ऑफ था वो ऑन हो जाएगा और जो Y1 पहले से ऑन था वो ऑफ हो जाएगा। इसकी लेटर डायग्राम क्या बनेगी? बहुत सिंपल है, ये देख लेते हैं। हमें एक सिग्नल कनेक्ट करना है काउंटर के साथ जो कि उसको क्लॉक दे रहा हो। इस केस में X0 है, तो यहाँ पर X0 आ जाएगा। यहाँ पर हम काउंटर लिख लेंगे, काउंटर का नंबर रख लेंगे, और अब हमें रखना है सेट वैल्यू। यहाँ पर आएगी सेट वैल्यू। तो इस केस में सेट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4, 1 2 3 4, क्योंकि आप चाहते हैं कि 4 के ऊपर काउंटर एक्टिवेट हो। तो इन दिस केस वी विल राइट के 4। और फिर हम क्या करेंगे
कि काउंटर का एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट कनेक्ट कर देंगे Y0 से। जैसे ही C0 ऑन होगा तो Y0 भी ऑन हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ये है कि Y0 और Y1 कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब Y0 ऑन होगा तो Y1 ऑफ हो रहा है, तो उस केस में हम सिंपली ये कर सकते हैं कि हम एक और कॉन्टैक्ट काउंटर का यूज़ करें जो कि नॉर्मली क्लोज्ड है, और उससे Y1 को कनेक्ट कर दें। इस तरह ये लैडर डायग्राम इस टाइमिंग डायग्राम को सेटिस्फाई कर रही है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल। और इस केस के अंदर हमारे पास सिग्नल्स कुछ इस तरीके से हैं। दिस इज x0 x1, दो इनपुट्स हैं, ठीक है, और एक आउटपुट है Y0। जो इस तरीके से सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल्स बना लें। तो अब हमने नोट करना है कि ये काउंटर को यूज़ करते हुए लैडर डायग्राम कैसे बनाई जाए जो इस टास्क को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस केस में देखें, आपके पास एक इनपुट है जो एक टाइम पर आता है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद दोबारा उसके ऊपर एक सिग्नल आ रहा है। x1 है जिसके ऊपर आपके पास मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स आएंगे। Y0 कब ऑन हो रहा है, हमें याद रखना है कि हमें आउटपुट को इनपुट से कंपेयर करना है। तो Y0 ऑन कब हुआ है, जब थर्ड क्लॉक पल्स आई है x1 पर। और ऑफ कब हुआ है, जब x0 के ऊपर पल्स आई है। इससे एक चीज़ हमें ये पता लगती है कि काउंटर जो है वो खुद अपने आप को रीसेट नहीं कर सकता, उसके लिए हमें एक्सटर्नल डिवाइस लगा के उसको रीसेट करना पड़ेगा। तो थर्ड क्लॉक पल्स पर ऑन करवाने के लिए Y0 इसी तरह का एक लैडर यहाँ पे ही बनेगी। K3 बिकॉज 1 2 3 थर्ड के ऊपर हमें ऑन करना है, तो मैंने K को 3 लिया है। एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट काउंटर का जो कि कनेक्ट हो रहा है Y0 से सीरीज़ में। और अब ये देखना है कि मुझे यहाँ पर x1 लिखना था। दिस इज़ x1, ठीक है, याद रखिएगा, बिकॉज क्लॉक साइकिल्स यहाँ पर आ रही, इसके ऊपर ऑन हो रहा है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर x1 लिखा। तो ये x0 यहाँ आ जाएगा एंड दिस विल बी कनेक्टेड टू अ ब्लॉक विच विल रीसेट द काउंटर। तो ये काउंटर खुद ब खुद रीसेट नहीं हो सकता। एक दफ़ा जो वैल्यू आ गई है, अगर सेट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल हो गई है, तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स के ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा काउंटर पे। तो जैसे ही x0 का सिग्नल उसके बाद आता है, x0 का सिग्नल आता है, वो इसको रीसेट कर देता है, वो इसको रीसेट कर देगा काउंटर C0 को। जैसे ही काउंटर को C0 को इक्वल करेगा, प्रेजेंट वैल्यू साथ ही 0 हो जाएगी और सेट वैल्यू 3 है, तो सेट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल नहीं रही, जिसकी वजह से ये दोबारा कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और Y0 ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर Y0 ऑफ हो गया। तो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, ये वो हैंड आउट है जो मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसके अंदर बेसिकली काउंटर्स वगैरह शो किए गए हैं। तो ये आप थ्योरी इसकी पढ़ लीजिएगा। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द काउंट अप टाइमर, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। मैं जो पेन यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, इट इज़
डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि ये एक नई चीज़ है हम टीचर्स के लिए भी। एनीवेज, तो ये आपके पास एक इनपुट x0, दूसरा इनपुट x1 है। आप नोट करें कि काउंटर ज़ीरो की प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से मूव कर रही है। तो सेट वैल्यू क्या रखी हुई है, सेट वैल्यू क्या मौजूद है यहाँ पर, सेट वैल्यू है 5। यू सी दिस इज द 5, तो 5 वैल्यू रखी हुई है। दैट मीन्स कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, जब ये 5 के इक्वल होगी उस वक्त काउंटर C0 ऑन हो जाएगा। तो आप नोट करें आपके पास कितनी क्लॉक पल्सेस आ रही हैं, फर्स्ट क्लॉक पल्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे ही फिफ्थ क्लॉक पल्स आई है तो C0 इज इक्वल टू दी सॉरी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द सेट वैल्यू, बिकॉज ये क्या है आपके पास, ये आपके पास सेट वैल्यू है, दिस इज दी सेट वैल्यू। तो ये C0 इसके इक्वल हो जाएगा। और अब नेक्स्ट 6 क्लॉक पल्स भी आई है लेकिन काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई, 7th भी आई है तब भी इंक्रीमेंट नहीं। लेकिन जैसे ही x0 के ऊपर इनपुट आता है, यू सी इस पॉइंट के ऊपर एक क्लॉक पल्स आई है, साथ ही उसने काउंटर की प्रेजेंट वैल्यू को 5 से गिराकर दोबारा 0 कर दिया। और आउटपुट जो है y0 जो कि इस पॉइंट के ऊपर ऑन हुआ था, इस पॉइंट के ऊपर ऑन हुआ था, वो दोबारा इस पॉइंट के ऊपर ऑफ हो गया। ठीक है, बिकॉज एक रीसेट का ब्लॉक हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये जो रीसेट का ब्लॉक है ये बेसिकली जब भी x0 के ऊपर एक क्लॉक सिग्नल आएगा तो ये रीसेट का ब्लॉक ऑन होगा और ये C0 की प्रेजेंट वैल्यू को ये रीसेट कर देगा, ये वाला ब्लॉक, जिसकी वजह से यहाँ पर वैल्यू दोबारा 0 हो जाएगी और C0 जो ऑन हुआ था वो दोबारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ असाइनमेंट नंबर 1। इसकी सबमिशन डेडलाइन मैंने 26 मार्च रख दी है। ठीक है, आपके पास पूरे 7 दिन है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका ये है, कन्वर्ट द सॉलिड स्टेट लॉजिक इनटू रिले लैडर लॉजिक। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में, तो ये आपने सॉल्व करना होगा। उसके बाद ये एक मोटर स्टार्टर है जिस पे लिखा है कंसिडर अ मोटर कंट्रोल सिस्टम, देयर आर टू मोटर्स M1 एंड M2, ईच मोटर हैज इट्स ओन, दिस इज ओन। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज ओन start and stop button. When the start button is pressed, the motor should turn on and remain on. When the stop button is pressed, the motor should turn off and remain off. There are 3 output indicators. When both motors are off, red LED should turn on. When any one of the motor is turned on, yellow LED should turn on. And when both the motors are turned on, green LED should turn on. तो बेसिकली इसके अंदर 2 मोटर्स का जिक्र हो रहा है, एक M1 है, M1, और दूसरी है आपके पास M2। अगर और हर दोनों का अपना इंडिविजुअल स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, और इसका भी स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, इंडिविजुअल बटन है। तो अगर आपने इसको स्टार्ट प्रेस किया तो ये ऑन हो जानी चाहिए, इसका स्टार्ट प्रेस किया तो ये ऑन हो जानी चाहिए। और फिर वो जो 3 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, रेड, येलो और ग्रीन, तो वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि कितनी मोटर्स ऑन है। तो मेक श्योर आप इसकी सही तरीके से समझ के लैडर डायग्राम आपने बना के इसको सबमिट करना है। ठीक है, अब असाइनमेंट नंबर 2 पे चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 2, इसकी भी सबमिशन डेट 26 मार्च है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको ये लैडर डायग्राम दी हुई है और इसको एनालाइज करना है कि बेसिकली ये वर्क कैसे कर रही है। तो वही तरीका है, आपने कंपेयर करना है आउटपुट को इनपुट से कि किस पॉइंट के ऊपर आउटपुट ऑफ या ऑन हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद
और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, दिस इज रिलेटेड टू टाइमर। वेरी सिंपल, x0 जैसे ही ऑन हो, x0 इस पॉइंट के ऊपर ऑन हुए और जैसे ही x0 ऑन हो y0 ऑन हो जाए, और x1 जब ऑन हो तो y0 ऑफ हो जाए। लेकिन साथ साथ ये ख्याल रखना है कि जब भी y0 ऑन हो उसके 2000 मिली सेकेंड्स के बाद या फिर 2 सेकेंड्स के बाद, 2 सेकेंड्स के बाद y1 ऑन हो जाए और वो ऑन ही रहे, वो ऑफ ना हो दोबारा। ठीक है, तो ये भी आपने सोच के इसकी लैडर डायग्राम बनानी है। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, दैट इज रिगार्डिंग दी डिज़ाइन द लैडर लॉजिक डायग्राम फॉर द बॉटल काउंटिंग। ये भी आसान सा, एक इतना मुश्किल नहीं है इसका भी टास्क। एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मोटर्स आ रही हैं, bottles are moving on a conveyor belt driven by a conveyor motor. The start button turns on the conveyor motor and bottle starts to move. तो ये कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, जो अगेन स्टार्ट और स्टॉप के बटन के साथ कनेक्टेड है, और इसके ऊपर आपके पास बॉटल्स आ रही हैं, बॉटल्स मूव कर रही हैं। इसका अपना स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, ठीक है, और इसके ऊपर एक सेंसर भी लगा हुआ है जो कि पीएलसी के काउंटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। Whenever a bottle passes through the sensor, the counter should increment. Once the counter value is equal to 5, तो आपने सोचना है कि ये कैसे होगा। Once the counter value is equal to 5, the counter should turn off the conveyor motor. जो conveyor motor चल रही थी वो ऑफ हो जाएगी। And to avoid the miscount, the IR sensor should be turned on for at least 2 seconds before making the increment. ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आते ही आप जैसे जैसे बॉटल्स आ रही हैं तो साथ ही आपने इसी के ऊपर भी इंक्रीमेंट करवा दिया, इस तरह नहीं करना। आपको इंक्रीमेंट कब करवाना है, जब एटलीस्ट 2 सेकंड तक ये आउटपुट ऑन रहे, ठीक है। तो ये जो टास्क है इसमें टाइमर प्लस काउंटर दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपने सोच के सबमिट करवाना, ओके, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन देनी थी ऑनलाइन इसके हवाले से, कि एक तो ये कि असाइनमेंट आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स वगैरह ये सारे असाइनमेंट की बेसिस के ऊपर ही लग रहे होंगे। तो जो भी डेडलाइंस दे रहा हूँ असाइनमेंट उस पर सबमिट करें। लेट पे ऑब्वियसली हाफ मार्क्स कट जाएंगे तो अच्छा खासा लॉस होगा, तो लेट असाइनमेंट सबमिट ना करवाइएगा। दूसरा, मैं एक लाइव सेशन रखूँगा जिसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम देख लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे फ्राइडे की क्लास होती है तो एक दिन पहले मैं लाइव Q&A रख लूँ। तो नेक्स्ट थर्सडे को कोशिश करूँगा कि मैं लाइव Q&A सेशन रखूँ लाइव, ताकि आप मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकें। और इसका ये है कि गूगल क्लासरूम को ही फॉलो कीजिएगा, सारे लेक्चर्स वगैरह मैं उसी के ऊपर ही अपलोड करूँगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि फिर मैं अगली क्लास में अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है या फिर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर हम उन चीज़ों को दोबारा अच्छे तरीके से कवर करें, ठीक है। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।